हेलो फ्रेंड्स, तो पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था प्रश्न संग्रह 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 4 तक। ठीक है, अब पार्ट 2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। तो ये जो आपके क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 है वो थोड़े बड़े हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको लिखकर नहीं दिया है। आपके पास टेक्स्ट बुक होगी, आप लोग उसमें से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये भाग हमारा 2 है। इस भाग 2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 कवर करेंगे। तो मैंने आप लोग क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में से देखिए, मैंने भी अपने बुक में लिख करके लिया हुआ है और हम लोग आगे का सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है। उस क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पहले दिया हुआ है कि 10 टन क्षमता वाले मालवाहक ट्रक में ए और बी ऐसे 2 प्रकार के बक्से भरे हुए हैं। देखो, कभी भी ना क्वेश्चन को पूरा एक साथ मत पढ़ो कि आप पहले स्टार्टिंग से लेकर के पूरा एंडिंग तक एक साथ पढ़ के खत्म कर दे। कभी भी ऐसा मत करो। क्वेश्चन को क्या करना है, एक एक भाग में पढ़ना है। पहले 2-2 लाइन में कर लो या 3-3 लाइन में करके आधा का पढ़ोगे तब आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले मैं क्वेश्चन की 2 लाइन पढ़ूंगी। क्या है 2 लाइन की? 10 टन क्षमता वाले मालवाहक ट्रक में ए और बी ऐसे 2 प्रकार के बक्से रखे हुए हैं। तो एक जो हमारा जो मालवाहक जो ट्रक है उसमें 2 बक्से रखे हुए हैं ए और बी प्रकार के, लेकिन बक्सों का वजन कितना है वो हमको पता है क्या? नहीं पता है। तो सबसे पहले हम लोग वो मानेंगे। ठीक है, तो हम लोग अब अपना क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर मानना है कि आपके जो बक्से हैं उनका वजन कितना है। तो आप लोग लिखोगे माना ए प्रकार के बक्से का वजन, आपको मानना है कि माना ए प्रकार के बक्से का जो वजन है वो कितना है? x किलोग्राम है। ठीक है, x किलोग्राम। अब आपने ए प्रकार के बक्से का तो वजन मान लिया, अब हमको बी प्रकार के बक्से का वजन मानना है। तो हम लोग वापस से लिखेंगे बी प्रकार के बक्से का वजन, बी प्रकार के बक्से का वजन कितना हो जाएगा आपका? y किलोग्राम। ठीक है, कभी भी आप लोग क्वेश्चंस को पार्ट में पढ़ोगे ना, भाग भाग में पढ़ोगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। पहले क्या करना है, फिर मानना है, फिर उसके समीकरण बनानी है। अब उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। तो आपको आगे बोला हुआ है कि 10 टन क्षमता वाले मालवाहक ट्रक में, मतलब जो आपका जो ट्रक है उसकी जो क्षमता है वो 10 टन ही है। मतलब आपको कुल मिला जुला के बस 10 टन ही भर सकते हो, उससे ज्यादा अगर भरोगे तो ओवरलोड हो जाएगा। ठीक है, तो 10 टन ही भरना है। अब आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि 1 टन में कितने होते हैं। 1 टन में 1000 किलोग्राम होते हैं। 1 टन में हम लोग कितना डाल सकते हैं? एक टन बराबर 1000 किलोग्राम होते हैं। तो 10 टन जब मालवाहक क्षमता है तो 10 टन का कितना हो जाएगा? 10,000 किलोग्राम ट्रक, 10,000 किलोग्राम। तो आप लोग उस ट्रक में कितना डाल सकते हो? 10,000 किलोग्राम। तो आप लोग हमेशा क्वेश्चन जब अपना लिखोगे, स्टार्ट करोगे, तो आप लोग मतलब अपने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में लिख सकते हो। मैंने तो स्टार्टिंग में नहीं लिखा, लेकिन आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, मैं साइड में लिख के रखती हूँ। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि 1 टन, जो हमारा 1 टन होता है, 1 टन बराबर कितना होता है? 1000 किलोग्राम। 1 टन में कितना होता है? 1000 किलोग्राम। तो 10 टन में कितना होगा? 10,000 किलोग्राम। ठीक है, अगर 1 टन में 1000 तो 10 टन में 10,000। सिंपल सी बात है, ये आपको हमेशा याद होना चाहिए। अब उसके बाद हमको बोला हुआ है कि यदि ए प्रकार के 150 बक्से तथा बी प्रकार के 100 बक्से भरे हो तो ट्रक की 10 टन की क्षमता जो है, क्षमता क्या होगी? पूर्ण होगी। तो अब आपको क्या करना है, पहली शर्त आ गई आपकी कि ए टन में कितने बक्से होंगे? 150। बी टन में कितने होंगे? 100। और फिर आपकी जो ट्रक की जो क्षमता है, कितनी क्षमता जो है 10 टन वाली, वो पूरी होगी। तो हम लोग अब अपने हमारी पहली शर्त का वजन कितना है हमारे पास? y किलोग्राम है। अब आगे हम लोग कंडीशन, हमारी जो शर्तें दी हुई है, हम लोग शर्त पढ़ेंगे। हमको शर्त में क्या बोला है कि यदि ए प्रकार के 150 बक्से तथा बी प्रकार के 100 बक्से भरे हो तो ट्रक की 10 टन की क्षमता पूर्ण होती है। तो हमारी पहली शर्त क्या दी हुई है हम लोग को क्वेश्चन में, हम लोग वो लिखेंगे। तो पहली शर्तानुसार, पहली शर्त में क्या दिया हुआ है आपको कि ए प्रकार के 150 बक्से हैं। तो 150 कौन से प्रकार के? ए प्रकार के। तो हम लोग लिखेंगे x प्लस बी प्रकार के बक्सों का वजन कितना है? 100। वजन और भार, ठीक है, आप लोग भार लिख लेना, क्वेश्चन में आपको भार मैं ही लिख देती हूँ। ठीक है, आप लोग वजन की जगह पे भार लिखिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन में भार दिया हुआ है ना, इसलिए। तो यहाँ पर
पहली शर्त में 150 के x और y बराबर, यहाँ पर देखो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि 10 टन क्षमता वाले, तो यहाँ पर आ जाएगा 10,000, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि 1 टन बराबर कितना, 1 टन में 1000 किलोग्राम होते हैं, तो 10 टन में कितने हो जाएंगे 10,000 किलोग्राम। इस तरह से हमारी ये हम लोग ने किया। अब आपको यहाँ पर देखना है कि क्या इसको हम लोग छोटा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कैसे। हम लोग इसको अगर 10 से भाग देंगे तो ये 0 0 कट जाएगा, तो हमारा जो समीकरण होगा वो थोड़ा छोटा बन सकता है। तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे कि 10 से भाग देने पर, अब आपको देखो 10 से भाग कैसे देना है, 150 है, उसको 10 से भाग दोगे तो 0 से 0 कट जाएगा। 100 को जब 10 से भाग दोगे तो यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा। तो ये सब आपको इमेजिन करना है, ठीक है, आपको करके नहीं देखना। आप छोटे बच्चे नहीं हो कि एक चीज छोटी छोटी चीज भी करके देखोगे। तो आपको 10 से भाग दोगे तो 10 से भाग दोगे तो 0 से 0 कट जाएगा, तो कितना बचेगा 15x। इसको भी जब 10 से भाग दोगे तो 0 से 0 कट गया, यहाँ बचा बस खाली 10y बराबर। जब इसको 10 से भाग दोगे कितना 10,000 है, 10,000 को 10 से भाग दोगे तो 0 से 0 कट गया, आपके पास कितना बचा 1,000। तो अब आप लोग देख सकते हो कि जो आपका जो समीकरण है वो क्या बन गया, थोड़ा सा छोटा बन गया। तो अब हम लोग इसका नाम देंगे, या फिर अभी भी आप लोग देख सकते हो कि इसको हम लोग और भी छोटा कर सकते हैं। जितना छोटा कर सकते हो उतना अच्छा है, क्यों, ताकि हमारा जो हम लोग को देखो, अगर आप यहाँ पे छोटा नहीं करोगे तो आपको प्लस माइनस जब आप लोग दोनों समीकरण को लोगे उसको जोड़ने घटाने में आप लोग को दिक्कत होगी। इसीलिए अभी ही अगर छोटा कर लेंगे तो अच्छा है। तो 5 के पाने में 15 भी आता है, 10 भी आता है और ये भी आता है। तो 5 के 15, 5 दूनी 10 और ये भी 5 दूनी 10, 0 0। तो ये हमारा क्या बन जाएगा समीकरण नंबर 1। और यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 10 से भाग देने पर। ठीक, उसके बाद अब हम लोग को दूसरी शर्त क्या दी हुई है, दूसरी शर्त में हमको दिया हुआ है यदि ए प्रकार के 260 बक्से भरे तथा 10 उसी ट्रक की 10 टन क्षमता को पूर्ण करने के लिए बी प्रकार के 40 बक्से। तो दूसरी शर्त में हमको दिया है, दूसरी शर्तानुसार आपको बोला है कि ए प्रकार के कितने बक्से 260 प्लस बी टाइप के कितने हैं 40, y है ना, यहाँ पर देगा y बराबर टोटल कितने हो जाएंगे 10 टन। 10 टन मतलब कितना होता है 10,000। हमेशा आपको 10 टन में याद रखना है कि 1 टन में 1,000, तो 10 टन में 10,000। अब देखो यहाँ पे भी आप अपने समीकरण को कर सकते हो, छोटा कर सकते हो, कैसे 10 से भाग देगा। इसको भी 10 से भाग देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, तो 26 बचेगा, 26x, यहाँ पर बचेगा 4y और यहाँ पे बचेगा 1 2 3, क्योंकि 1 0 कट जाएगा 10 से भाग देने पर। ठीक है, अब आगे सोचो कि इसको हम लोग और भाग देके और छोटा कर सकते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पर 2y है ना, तो यहाँ भी हम लोग 2y लाना है। क्यों करते हैं हम लोग ऐसा, मैंने आपको बताया, हमको हमेशा विपरीत चिन्ह और समान संख्या चाहिए थी, चाहे x क्यों नहीं चाहिए, चाहे y क्यों नहीं चाहिए, किसी भी क्यों नहीं चाहिए। तो हम लोग इसको 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, y बराबर 2 पंचे 10, 0 0। यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो 10 से भाग देने पर, भाग देने पर, ठीक। और यहाँ पर 13x प्लस 2y हमारी क्या बन गई समीकरण नंबर 2, समीकरण 2। अब उसके बाद आप लोग देख सकते हो, क्या देख सकते हो, थोड़ा ऊपर हो गया ना, ठीक है, चलो समझ लो आप लोग। यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 है। तो मैंने आपको हमेशा बताया कि कभी भी हमको युगपत समीकरण हल करना रहता है तो हमारे पास 2 चीजें होनी चाहिए, एक तो विपरीत चिन्ह और एक समान संख्या। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो 2y है लेकिन विपरीत चिन्ह नहीं है, प्लस प्लस है दोनों में, तो विपरीत चिन्ह मतलब क्या होता है माइनस। तो माइनस लाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, समीकरण को घटाने पड़ेंगे। अब किसको में से किसको घटाओगे, इतना आपको समझ में आना चाहिए। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे, क्यों, क्योंकि समीकरण 2 जो है वो बड़ी है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर। तो समीकरण 2 क्या है हमारी 13x प्लस 2y बराबर 500, और समीकरण 1 क्या है हमारी 3x प्लस 2y बराबर 200। अब घटा रहे हैं हम लोग, तो सबके नीचे घटाने का चिन्ह रख दो। और यहाँ पर देखो, यहाँ पे प्लस माइनस है, विपरीत चिन्ह, समान संख्या, कट जाएगा। यहाँ पर 13 में से 3 क्या बचेंगे 10x बराबर, यहाँ पर 5 में से 2 गया 3 और 0 0 मतलब 300। अब x बराबर कितना आ जाएगा तुम्हारा 300 बटे 10, तो ये 0 से ये 0 कट हो गया, इसीलिए x बराबर कितना आ गया हमारा 30। तो x मतलब क्या आ गया हमारा कि ए प्रकार के जो बक्से का भार है वो कितना है
30 किलोग्राम है। अब हमको क्या करना है, y याद करना है। ठीक है, y याद करेंगे। y कैसे याद करोगे? अब y याद करने के लिए भी सेम मैंने आपको हमेशा बताया कि अगर हमको x मिल गया तो y कैसे याद कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, किसी भी समीकरण में रखेंगे x का मान तो हमको y का मान मिल जाएगा। तो x बराबर 30 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है हमारी, 3x प्लस 2y बराबर 200। तो 3x की हमारी मान आ गई, x का मान कितना है 30 प्लस 2y बराबर 200। 3 का जब गुणा 30 से करोगे तो कितना आ जाएगा 90, 3 त्रिका 9 प्लस 3 त्रिका 9 और 3 का गुणा 0 से करोगे तो कितना आ जाएगा 0। 2y बराबर 200। अब क्या कर सकते हो आप लोग, 2y को यहीं पे रहने दो। ठीक है, 2y को यहीं पे रहने दो और ये 200, ये 90 को साइड लोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब 2y बराबर 200 में से 90 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, ये 0 में से ये 0 गया तो 0 आ जाएगा। ठीक है, अब 20 में से 9 जाएगी तो तुम्हारे पास कितने बचेंगे 11। y बराबर 110/2। तो इसको जब कट करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। इसीलिए तुम्हारा y बराबर कितना आ जाएगा 55। मतलब कि जो हमारा जो 10 टन क्षमता वाला जो ट्रक है उसमें हमारे P प्रकार के 55 बॉक्सेज आएंगे और 55 बक्से आएंगे और ये प्रकार के 30 बक्से आएंगे। तो हमको उत्तर लिखना पड़ेगा। मैंने तुमको हमेशा बताया कि हमको उत्तर क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। तो उत्तर क्या होगा हमारा कि ए प्रकार के बक्से का भार बराबर कितना होगा 30 किलोग्राम, 30 किलोग्राम। और दूसरा पी प्रकार के बक्से का भार कितना होगा 55 किलोग्राम। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। अगर क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछा करिए। ठीक है, आपको इसी क्वेश्चन में नहीं, आपको किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हो आप लोग। और ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे का करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे इस प्रश्न संग्रह का क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी बड़ा है इसलिए मैंने लिखा नहीं है। आप लोग अपने क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में से देख सकते हैं और मैं अपने टेक्स्ट बुक में से देखती हूँ, मैं अपने नोटबुक में से देखती हूँ। ठीक है, तो अब हमको क्वेश्चन दिया हुआ है कि विशाल ने 1900 किलोमीटर के सफर में कुछ दूरी बस से और कुछ दूरी हवाई जहाज से पूरी की है। मैंने आपको हमेशा बताया और वापस से बता दी कि कभी भी क्वेश्चन को एक साथ मत पढ़िए, क्वेश्चन को एक एक भाग में पढ़ो ताकि आपको समझ में आए कि हमको समीकरण को कैसे बनाना है। तो विशाल ने 1900 किलोमीटर के सफर में कुछ दूरी बस से और कुछ दूरी हवाई जहाज से पूरी की है, ये तो हमको पता चल गया। लेकिन बस की दूरी और जहाज की दूरी कितनी है, ये क्या है, वो हमको कुछ पता है क्या, नहीं पता है। तो हम लोग सबसे पहले मानेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमको मानना है। क्वेश्चन नंबर 6, माना विशाल द्वारा, पहले क्या किया उसने, दो जगह से, दो चीजों से दूरी तय की, पहले बस से और फिर हवाई जहाज से। तो माना विशाल द्वारा बस से तय की गई दूरी बराबर x किलोमीटर। ठीक है, x किलोमीटर। तो विशाल ने बस से कितनी दूरी तय की, x किलोमीटर। अब उसके बाद तथा हवाई जहाज से या हवाई जहाज द्वारा तय की गई दूरी बराबर y किलोमीटर। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में कभी भी मानना है, उसके बाद आपको क्या करना है, समीकरण को बनाना है। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है बस का औसत वेग उसके बाद आपको लिखा है कि विशाल ने 1900 किलोमीटर के सफर में कुछ दूरी बस से और कुछ दूरी जहाज से तय की। तो हमारी पहली शर्त तो यही होगी कि उसने 1900 किलोमीटर की दूरी तय की गई किससे,
बस से कुछ दूरी तय की और कुछ दूरी हवाई जहाज से। तो हम लोग की पहली जो शर्त है वो यहाँ से स्टार्ट हुई। आप लोग लिखोगे पहली शर्तानुसार, पहली शर्त क्या है कि कुछ दूरी बस से तय की। तो कुछ दूरी बस से, बस की दूरी कितनी, बस क्या है हमारी x किलोमीटर दूरी हम लोगों ने मानी, और कुछ दूरी हवाई जहाज से, तो हवाई जहाज की दूरी कितनी हमारी y किलोमीटर, बराबर टोटल उसने कितनी किलोमीटर दूरी तय की गई, तय की उसने 1900 किलोमीटर। तो ये हमारी बन गई समीकरण नंबर 1। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे हमको बोला गया है कि बस का औसत वेग कितना है, 60 किलोमीटर घंटा है, तथा हवाई जहाज का औसत वेग 700 किलोमीटर घंटा है। तो हम लोग ये लिखेंगे बस का वेग कितना दिया आपको, बस का औसत वेग, ठीक है, बस का औसत वेग बराबर हमको दिया हुआ है 60 किलोमीटर घंटा, और 60 किलोमीटर घंटा, तथा हवाई जहाज का कितना दिया आपको, हवाई जहाज का औसत वेग हमको 700 किलोमीटर घंटा। आप लोग लिख लेना, ठीक है, किलोमीटर आएगा यहाँ पे, किलोमीटर घंटा। उसके बाद बोला है हवाई, ये तो लिखते हैं हम लोगों ने घंटा है, यदि इस सफर को उसने 5 घंटे में। तो अब हमारी देखो, ये हमारा जो दूसरा कंडीशन है, जो दूसरी शर्त है, ये यहाँ से स्टार्ट होती है, लेकिन हमारी जो पहली शर्त है पहले हमको तो वो तो करनी पड़ेगी। तो हमको क्या बोला गया है, हमको देखो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि हमको वेग भी दिया हुआ है, और हमको यहाँ पर हमारी जो दूरी है वो तो हम लोगों ने मान ली है। हमको क्या याद करना है, आप समय याद करना है। तो आपको एक सूत्र याद होगा, दूरी बराबर वेग बटे समय, जो कि मैंने यहाँ पर आपको लिखा हुआ है। देखो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट आपका सूत्र है, जो कि इस क्वेश्चन में काम आएगा, वेग बराबर दूरी बटे समय। वेग मतलब क्या, उसकी चाल की स्पीड की, वो स्पीड कितना है उसका वेग, और दूरी कितनी है, जैसे आपको यहाँ से वहां जाना है या वहां से यहाँ, दूरी कितनी है, 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर, ये दूरी, और समय कितना लगता है आपको यहाँ से वहां, मुंबई से दिल्ली जाने में, दिल्ली से गाँव जाने में कितना समय लगता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, समय बोलते हैं। तो ये आपको सूत्र याद करना है। तो अब हमको क्या याद करना है, हमारे पास क्या है, देख लो आप लोग, वेग भी है, और हमने हमारी जो दूरी है वो हम लोगों ने मान ली है। तो हमको क्या याद करना है, समय याद करना है। तो आप लोग मानोगे कि बस द्वारा लगने वाला समय बराबर x, ठीक है, ये तो मानो ना। आप लोग लिखोगे विशाल ने बस द्वारा, क्वेश्चन में क्या बोला हमको कि यदि आपको, आपको बताया गया ना कि विशाल ने किस तरीके से दूरी तय की है। आप लोग ऐसा लिख सकते हो कि विशाल आपको बस द्वारा दूरी तय करने में लिख लो आप लोग, या फिर क्योंकि सेंटेंस थोड़ा इनकम्प्लीट लग रहा है ना, तो बस द्वारा दूरी तय करने में लगने वाला समय बराबर x। देखो मैं क्या बोल रही हूँ कि आप लोग को ये सब लिखना बहुत जरूरी है। हम लोग थोड़ा शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको उस पर मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमको जब स्टेटमेंट हमको दिए हुए, ऐसे वाक्य बना के क्वेश्चन दिए हुए, हमको जब इस समीकरण बनानी है तो हमको अच्छे से लिख के ही करना पड़ेगा। अगर हम लोग थोड़ा भी कुछ भी छोड़ रहे तो फिर हमको अच्छे से समझ नहीं आएगा कि कौन सी चीज कहाँ से आ रही है। इसलिए आपको भी ऐसे ही करना है, तभी आपको अच्छे से मार्क्स मिल सकते हैं। तो बस द्वारा दूरी तय करने में लगने वाला समय क्या हो जाएगा हमारा x। अब हमारा जो सूत्र है हम लोग वो लगाएंगे। तो सूत्र क्या है हमारा, वेग बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। तो अब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, बस द्वारा दूरी तय करने में लगने वाला समय। तो बस द्वारा कितना हमको दूरी, हम लोगों ने कितनी दूरी तय की थी x, और हमारी वेग कितनी है, तो हम लोग बस की वेग देखेंगे क्योंकि हम लोग बस की बात कर रहे हैं। जब हम लोग हवाई जहाज की बात करेंगे तो हम लोग हवाई जहाज का लिखेंगे। तो बस का वेग कितना है, 60 किलोमीटर घंटा। और उसके बाद बस की जो दूरी है, हमारी बस की दूरी हम लोगों ने कितनी मानी थी, x किलोमीटर। अब हमको समय ज्ञात करना है, तो समय हमको पता नहीं है, तो हम लोग समय हमको दो का ज्ञात करना है। एक तो हमको हवाई जहाज का और एक हमको बस का, ठीक है। तो हम लोग बस वाले को लिख लेते हैं T1, ठीक है।
अब आपको क्या करना है, टाइम, आपको जो समय है वही ज्ञात करना है ना, आपको क्या ज्ञात करना है, समय ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, समय को आप लोग यहाँ लिख लो, और या तो फिर एक काम करो, हाँ समय ठीक है ना, x/60, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, समय। या तो एक काम करो, t मत लिखो आप, समय ही लिख लो, समय, ठीक है। किसका समय है ये, बस का समय है, समय t1 लिखेंगे तभी, वैसे कुछ लॉस तो नहीं है, लिख लो t1। टाइम किसका है, समय किसका है, 1 का है, यानी बस का समय है। तो यहाँ पर हमारे बस का समय कितना आ गया, t1 आ गया। आप लोग t के जगह पे आप लोग समय, एक का भी समय लिख सकते हो, ठीक है। अब हमारा किसका आया, बस का आया। अब हमको क्या याद करना है, हवाई जहाज का। तो सेम लाइन हम लोग यहाँ पर वापस से लिखेंगे कि हवाई जहाज द्वारा दूरी तय करने में लगने वाला समय बराबर y, ठीक है। अब जहाज द्वारा दूरी तय करने में लगने वाला समय हम लोगों ने क्या मान लिया, y। तो इसमें भी देखो सेम आपका जो सूत्र है वो तो यही आएगा कि वेग बराबर दूरी बटे क्या होता है, समय होता है। लेकिन हमको क्या ज्ञात करना है, हमको तो समय ही ज्ञात करना है ना। तो डायरेक्टली हम लोग समय ही कर लेते हैं, मतलब समय को यहाँ पे लिख लो, और सूत्र क्या हमारा हो जाएगा, फिर जब आप लोगों ने समय को यहाँ लिख लिया तो वेग यहाँ पे आ जाएगा, तो दूरी बटे क्या हो जाएगा, वेग। तो अब इसका, अब हवाई जहाज वाले का देख लो, हवाई जहाज वाले का समय हमको पता नहीं है, तो समय की जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, t2 लिख सकते हैं। t2 क्यों लिख रहे हैं हम लोग, आप लोग समय 2 भी लिख सकते हो, और समय 1, समय 1 किसका हो जाएगा, बस का, और समय 2 किसका हो जाएगा, हवाई जहाज का हो जाएगा। तो दूरी, अब दूरी कितनी है हमारी, हवाई जहाज की हम लोगों ने कितनी मानी, y, और हवाई जहाज का वेग कितना है हमारा, 700, तो यहाँ पे लिख लोगे बटे में 700 किलोमीटर। तो अब तुम्हारा दो का समय आ गया, एक तो हवाई जहाज का भी आ गया हमारा समय, और हमारे बस का भी समय आ गया। अब हम लोग आगे का क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आगे के क्वेश्चन में तुमको क्या दिया हुआ है कि यदि इस प्रकार से उसने 5 घंटे में, नहीं सॉरी, यदि इस प्रकार को उसने 5 घंटे में पूरा किया हो तो विशाल ने बस में कितने किलोमीटर सफर किया। तो अगर इस तरह से उसको क्या करना है, 5 घंटे में सफर को अपने पूरा करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब हमारी क्या शुरू होती है, दूसरी शर्त। यहाँ पे लिखेंगे दूसरी शर्तानुसार। दूसरी शर्त क्या हमारी, कि बस और हवाई जहाज दोनों की दूरी मिलाकर उसने 5 घंटे में अपने सफर को पूरा कर लिया। तो बस की दूरी को हम लोग ने क्या माना है, t1, या आप लोग एक काम करो, t1 मत लिखो, आप लोग ना समय ही लिखो, समय 1 प्लस समय 2 बराबर कितना लगता है उसको, 5 घंटा। आप लोग t1 के जगह पे क्या लिखो, समय, किसका समय, समय 1 मतलब समय बस का समय, और यहाँ पे लिखोगे समय 2 मतलब हवाई जहाज का समय, ठीक है। तो समय 1 मतलब किसका समय हो गया, हमारा बस वाला, तो यहाँ पर लिख लोगे x/60 प्लस समय 2 मतलब किसका हो जाएगा, हवाई जहाज का, तो y/700 बराबर कितना आ जाएगा, 5। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जब लोग 60 का जब 700 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा आपका, 7 × 42 मतलब 42,000 आएगा। तो एक काम करो, 42,000 से इसका पूरे का क्या कर देते हैं हम लोग, गुणा कर देते हैं। तो 42,000 गुणे x/60 प्लस 42,000 गुणे y/700 बराबर 5 गुणे 42,000। अब क्या करोगे, ये 0 से ये 0 कट गया, और यहाँ से काटोगे तो 6 × 7 = 42, 0 0। यहाँ पे भी ये दोनों 0 से ये 0 कट जाएंगे, और यहाँ पे 7 × 42, 0 का 0, 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 700x प्लस यहाँ पे कितना आएगा, 60y बराबर, यहाँ पर जब गुणा करोगे तो 1 2 3 0 से ऐसे आएंगी, और उसके बाद 5 दूनी कितना होता है, 10, एक हाथ से 5 और 20, और एक कितना आ जाएगा, 21। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, 21,000 आ जाएगा। अभी आप लोग देख सकते हो कि हाँ, अभी भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इस समीकरण को हमारे कम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसमें 10 से भाग दे करके, जब 10 से भाग देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 से भाग देंगे तो 1 0 कम हो जाएगा, 17 बचेगा, यहाँ पर 6 बचेगा, और यहाँ पर 10 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर
21,000 आ जाएगा। तो ये हमारी बन जाएगी समीकरण नंबर 2। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग लिख भी सकते हो कि 10 से भाग देने पर, 10 से भाग देने। अब देखो यहाँ पर, अब हम लोग क्या करते हैं, हमेशा जब हम लोग को दो दो समीकरण मिल जाती है, समीकरण 1 और समीकरण 2, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, हमेशा तुलना करते हैं। क्या तुलना करते हैं कि हमारी जो संख्या होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, और जो चिन्ह होने चाहिए वो विपरीत होने चाहिए। तो आप लोग यहाँ देखोगे तो ना तो x में संख्या समान है और ना ही y में संख्या समान है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, y की संख्या समान कर लो या तो x की, तुमको जो अच्छा लगता है वो। तो मैं y की संख्या समान करूंगी, कैसे, समीकरण 1 में किससे गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पर 6 दिया है ना, तो यहाँ पर हमको 6y लाना है, तो 6 से गुणा कर लो। आप लोग को अगर यहाँ पर 70x है, यहाँ पर अगर 70 लाना है तो आपको 70 से गुणा करना पड़ेगा, लेकिन वो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए इससे अच्छा 6 से गुणा करो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 में 6 से गुणा करने पर, तो समीकरण 1 क्या है हमारी, x प्लस वाई, और 1900 का 600, जब इसका 6 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, x प्लस वाई बराबर 1900 है ना, उसका 6 से गुणा करो, तो 6 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, गुणे 6, इसका 6 से गुणा कर रहे हैं हम लोग, 6 से गुणा किया ना इसका, तो 6x हो जाएगा प्लस 6y हो जाएगा, और यहाँ पर जब 19 का 6 से गुणा करो तो 0 0, 9 6 54 का 4, 5 यहाँ से 9, सॉरी 6 कम 6, 6 5 कितना होता है 11, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 11,400। ये आपका बन जाएगा समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, देखो आप समीकरण 1 और समीकरण 1 को मत देखो, आप समीकरण 2 और 3 को देखो, इसकी तुलना करो। यहाँ पर भी 6y है और यहाँ पे भी 6y, तो हमको समान संख्या मिल रही है लेकिन विपरीत चिन्ह हमको नहीं मिल रहा है। तो विपरीत चिन्ह के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जोड़ना घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में से घटाएंगे ना, क्योंकि उसमें 21 के जा रहे हैं। समीकरण 2 में से समीकरण 3 घटाने पर, तो जब मैं समीकरण 2 में से समीकरण 3 घटाएंगे तो अब क्या होगा कि समीकरण 2 क्या है हमारी, 70x प्लस 6y बराबर 21,000, और समीकरण 3 क्या है, 6x प्लस 6y बराबर 11,400। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो समान संख्या विपरीत चिन्ह प्लस माइनस ये कट जाएगा। अब यहाँ पर 70 में से 6 माइनस करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा, 10 में से 6 गया 4, और यहाँ पे कितना बचा 6, x बराबर यहाँ पर माइनस करोगे तो 0 0 0 के नीचे 0 0, इसको हासिल दोगे तो 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचा 20, तो 20 में से 11 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 20 में से 10 गया तो कितना बचेंगे 10 और 11, मतलब यहाँ पे कितना बच जाएगा आपका 11, सॉरी यहाँ पर आपको बचेगा 9। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कितना गया 9,600। अब देखो इसके आगे मुझे करना है यहाँ पर, तो अगर आप लोगों ने इसका, आप लोग क्या करो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मुझे ये रफ करके फिर इसके आगे का कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो अब x को हम लोग ज्ञात करेंगे, तो x बराबर कितना होगा हमारा 9,600 बटे 64। ठीक है, तो पहले 8 से इसको कट कर लो, तो कितना आ जाएगा 8 8 64, 8 का 8, 8 दूनी 16 0 0। अब 8 से इसको कट करोगे तो कितना आ जाएगा 8 का 8। ठीक है, 12 में से 8 गए, तुम्हारे पास कितने बचेंगे, यहाँ पे 4 बचेंगे, 8 पंचे 40, तो ये तुम्हारा कितना आ गया 1500। तो यहाँ पर इसीलिए x बराबर कितना आ गया हमारा 1500 आ गया। अब क्वेश्चन में देखो, तुमको क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्या तुमको ज्ञात करने के लिए पूछा गया है, तुमको क्वेश्चन में बोला गया है तो विशाल ने बस से कितने किलोमीटर सफर तय किया। तो हम लोगों ने माना था क्या कि बस द्वारा दूरी तय करने में लगने वाला समय बराबर x किलोमीटर, तो x से कितना दूरी तय किया विशाल ने 1500। तो अब आप लोग यहाँ पर लिखोगे विशाल द्वारा बस से दूरी तय करने में लगने वाला
समय बराबर 1500। ठीक है, आपको क्या पूछा है कि विशाल द्वारा दूरी तय करने में कितना लगता है ना समय, तो 1500 किलोमीटर है। ठीक है, तो विशाल द्वारा बस से दूरी तय करने में लगने वाला समय 1500 किलोमीटर है या होगा। होगा लिख दो, होगा। तो समझ में आया होगा आप लोग को। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो प्रश्न संग्रह 1.5 का खत्म हुआ, और यहाँ पर हमारा 1.5 जो आपका प्रश्न संग्रह है वो भी खत्म होता है। अगर आपको इस प्रश्न संग्रह में कुछ भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछो, ठीक है, मैं आपको बताऊंगी। और उसके बाद दूसरी बात आपको ये बतानी है कि जो हम लोगों ने पहला पार्ट बनाया था उसका जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसमें आपको सेंटीमीटर बोला है मैंने, वर्ग सेंटीमीटर। तो वहाँ पर वर्ग सेंटीमीटर मत लिखो, वहाँ पर वर्ग इकाई लिखो, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आपको कुछ भी सेंटीमीटर वगैरह कुछ दिया नहीं है इसलिए। और मैंने सेंटीमीटर लिया है, लेते भी है, लेकिन आपको क्वेश्चन में आयत वाले में दिया ही नहीं है, तो इसलिए आप लोग वर्ग सेंटीमीटर मत लो, वर्ग इकाई लो। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया रहेगा। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप लोग पूछ सकते हो। और वीडियोस को लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। और दूसरी चीज़ ये है कि मैंने आप लोग को 1.4 नहीं पढ़ाया क्योंकि 1.4 आपके एग्जाम्स में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो हम लोग आपको जो जो पढ़ाएंगे वो आपके एग्जाम में जो मतलब इस बार जो चेंजेस हुए हैं आपके महाराष्ट्र बोर्ड में, हमारे महाराष्ट्र बोर्ड में जिस हिसाब से चेंजेस हुए हम लोग आपको वो पढ़ाएंगे। ठीक है, और थैंक यू।